हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम लाए हुए हैं आप लोगों के लिए हमारे अतीत क्लास 6 हिस्ट्री का एनसीईआरटी बुक, जो आप लोग एग्ज़ाम ऑफिस से वेरी इंपॉर्टेंट है। हम यहाँ पे फर्स्ट क्या कब कहाँ कैसे हम ये करवा चुके हैं। सेकेंड चैप्टर भी आरंभिक मानव की खोज में ये हम इसमें ये डिस्कस कर चुके हैं, भोजन खाद्य पदार्थ। आज हम लाए हुए हैं आपके लिए चैप्टर 4, लेसन 4 लाए हुए आरंभिक नगर। इसमें हमें जो जो टॉपिक्स पढ़ने हैं, डिस्कस करने हैं, हम यहाँ पे सारा कुछ डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। अगर हमारे चैनल पे आप न्यू हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि इस चैप्टर में टॉपिक्स क्या क्या हैं, हमें क्या क्या पढ़ने हैं। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट टॉपिक दिया हुआ है हड़प्पा की कहानी। हड़प्पा की कहानी क्या क्या है वो हमें डिस्कस करनी है चैप्टर में। सेकंड दिया हुआ है इन नगरों की विशेषता क्या थी। तीसरा है भवन, नाले और सड़कें, नगरीय जीवन, नगर और नए शिल्प, कच्चे माल की खोज में, नगरों में रहने वालों के लिए भोजन, जो वहाँ पे रहते थे उनके भोजन कैसे थे, गुजरात में हड़पकालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण। नौवां है आपका सभ्यता के अंत का रहस्य। ये सारा कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये सब हम नगरों का विकास ये सब हम बाद में जानेंगे। पहले हम बुक को देख लेते हैं कि हमारा बुक में क्या क्या दिया हुआ है। तो ये आप लोगों का लेसन 3 है, आरंभिक नगर। यहाँ पे दो फ्रेंड रहते हैं। दोनों फ्रेंड एक बड़ा सा पुराना खंडहर टाइप का घर रहता है। तो ये लोग गेम खेलते हैं। यहाँ पे देखिए पुराने भवन का संरक्षण, इसमें क्या खासियत है इसमें पढ़ते हैं। जशपाल और हरप्रीत, एक का नाम जशपाल है और एक का नाम हरप्रीत है, अपने घर के पास की गली में क्रिकेट खेल रहे थे। उन्होंने देखा कि कुछ लोग उस खंडहर घर की तारीफ कर रहे थे, जिसे गली के बच्चे भूतिया घर कहा करते थे। उस टाइम के एक घर था, उस टाइम में वो बहुत खंडहर टाइप का था, बहुत ज़्यादा पुराना था। उसको बच्चे सब भूतिया घर कहते थे। भूतिया घर कहते थे, वो भूत टाइप में दिखता था उसका घर, जैसे उस टाइम में हॉरर मूवी में दिखता है। तो उस टाइम के भूतिया घरों को वो दोनों इत्मीनान से देख रहे थे, तारीफ कर रहे थे बहुत ज़्यादा। तो एक ने कहा, इसकी वास्तुकला को देखो, क्या आपने कहीं लकड़ी पर इतनी सुंदर नक्काशी देखा है? दूसरी महिला ने कहा। वहां पे लोग इकट्ठा होकर उस घर को देख रहे हैं। हमें मंत्री जी को पत्र लिखकर कहना चाहिए कि वह इस खूबसूरत घर को सुरक्षित रखने के लिए इसकी मरम्मत कराने की व्यवस्था करें। यह सब सुनकर यशपाल और हरिप्रीत सोचने लगे कि इस पुराने खंडहर से लोगों का इतना लगाव क्यों है। ये दोनों के मन में क्वेश्चन आया कि इस पुराने जो घर है उसमें इतना ये दोनों औरतों का इंटरेस्ट कहाँ से आया। हड़प्पा की कहानी। अब हड़प्पा की कहानी में देखते हैं क्या है। अक्सर पुरानी इमारत अपनी कहानी बताती है। लगभग 150 वर्ष पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, तो इस काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा पूरा स्थल मिला, जो आधुनिक पाकिस्तान में है। उन्होंने सोचा कि यह एक ऐसा खंडहर है जहाँ से अच्छी ईंटें मिलेंगी। मतलब जो खंडहर था वहाँ पे ढेर सारे इमारतों की ईंटें थी। तो जो इंजीनियर्स थे वो सोचे कि ये बहुत अच्छे अच्छे ईंटें हैं,
ये हमारे यूज़ में आ सकते हैं। यह सोचकर वे हड़प्पा के खंडहरों के ईंटें उखाड़ ले गए, जिसे उन्होंने रेलवे लाइन बिछाई। इससे कई इमारतें पूरी तरह से नष्ट हो गई। जो इमारतें थी वो सारी तरह से पूरी तरह से नष्ट हो गई। इसके बाद लगभग 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा और तब पता चला कि यह खंडहर महाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है, क्योंकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी। इसलिए बाद में मिलने वाले इस तरह के सभी पुरास्थलों में जो इमारतें और चीज़ें मिली हैं उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया। इन शहरों का निर्माण लगभग 4700 साल पहले हुआ था। अब यहाँ पे हमारा टॉपिक आता है नगरों की विशेषताएं। नगरों की विशेषताएं जानने से पहले नगरों का विकास कैसे हुआ ये देख लेते हैं। तो हमारा नगरों का विकास हुआ आपका धीरे धीरे व्यापारी आने लगे। यहाँ पे इस नगर में धीरे धीरे व्यापारी आने लगे दूसरे शहरों से, और वहाँ के रहन सहन थोड़ा अच्छे होने लगे। और उस टाइम में लेखन कला ये सब का भी थोड़ा विकसित होने लगा, डिमांड थोड़ा बढ़ने लगा। तो अभी देख लेते हैं कि नगरों का विशेषताएं क्या थी। इन नगरों में से कई दो या दो उससे ज़्यादा हिस्सों से विभाजित किया गया। पश्चिम भाग छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना था। यहाँ पे एक ऐसा हिस्सा था, नगर था, जो ऊंचाई में बना हुआ था और एक नीचे में बना हुआ था एक भाग। तो ऐसा माना जा सकता है कि उस टाइम में भी कोई बड़े बड़े स्पेशल लोग जो होते होंगे वो ऊंचाई स्थानों पे रहते होंगे, और जो छोटा था उस टाइम में तो जात बिरादरी ये सब तो कास्ट था नहीं। तो बस अनुमान लगा सकते हैं कि छोटा और बड़ा उस टाइम भी होता होगा। जैसे इस टाइम में राजा महाराजा उस टाइम में थे, तो शायद वो लोग थोड़ी ऊंची बिल्डिंगों में रहते होंगे, ऊंची ऊंची इमारतों में रहते होंगे, और छोटा सा था, छोटे थोड़े निचले में। तो वहाँ पे नॉर्मल छोटे लोग जिनके पास उतना अच्छा व्यवस्था नहीं होगा तो वो छोटे हिस्सों में रहने लगते होंगे, ये अनुमान लगाया जाता है। पूर्वी हिस्सा बड़ा था लेकिन निचले इलाकों में था। ऊंचाई वाला हिस्सा पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग कहा और निचले हिस्से को निचला नगर कहा गया। इसको निचला नगर और इसको नगर दुर्ग कहा गया। दोनों हिस्सों की चार दीवारियां पक्की ईंटों की बनाई जाती थी। इसकी ईंटें इतनी अच्छी पकी थी कि हजारों साल बाद आज तक उनकी दीवारें खड़ी रही। आज तक भी उनकी दीवारें इन ईंटों की खड़ी हैं। दीवार बनाने के लिए ईंटों की चिनाई इस तरह करते थे जिससे कि दीवारें खूब मजबूत हों। जो ईंटें थी उस पे ढेर सारी ऐसी चिनाई कर देते थे कि वो ईंटें मजबूत हो जाएं। कुछ नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनाई गई थी। मोहनजोदड़ो मूवी भी है एक आप लोगों का, उसमें भी इसको बताया गया है। तो यहाँ पे मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया था जिसे पुरातत्वविदों ने महान महासागर कहा था। इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। इस सरोवर में दो तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी और
चारों ओर कमरे बनाए गए थे। इट मीन्स कि आप लोगों का ऐसा तालाब होगा, ऐसा तालाब, और यहाँ पे सीढ़ियाँ बनाई गई थी छोटी छोटी, जो वहाँ पे चढ़ सकते हैं, उतर सकते हैं। यहाँ पे स्पेशल लोग, ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे स्पेशल लोग स्नान करते होंगे इस स्थान पे। तो यहाँ पे जो बड़े वाले नगर दुर्ग था, ऊपर वाला स्थान, उसी स्थान पे ये बनाया गया था मोहनजोदड़ो को। जो इमारतें उसमें बनाई गई थी मोहनजोदड़ो में, देख लेते हैं। छोटे छोटे कमरे भी बनाए गए थे उसमें। इसमें भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था। उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था। शायद यहाँ विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान किया करते थे। जैसे यहाँ पे विशेष कोई ऐसा फेस्टिवल आता होगा, ऐसा हम अनुमान लगा सकते हैं, कोई फेस्टिवल आता होगा तो यहाँ पे विशेष लोग, स्पेशल लोग यहाँ पे स्नान करने आते होंगे। कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले हैं जहाँ संभवतः यज्ञ किए जाते होंगे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह मिले। अब यहाँ पे ये जो था, बड़े बड़े भंडार गृह मिले। ये हमारे नगर विकसित कैसे हुए ये सारे तो हम लोग देख लिए। अब देखते हैं, यहाँ पे देखिए, ये जो आपके तालाब है, यहाँ सीढ़ियाँ हैं, देख सकते हैं। यहाँ पे छोटे छोटे भंडार हैं। ये छोटे छोटे घर हैं जो स्पेशल मौक़ों पे आया करते थे यहाँ पे नहाने, स्नान करने के लिए। और इसमें पानी भर दिया जाता था, फिर इसे खाली भी कर दिया जाता था। अब यहाँ पे देख लेते हैं भवन, नाले और सड़कें। वहाँ के भवन कैसे थे, नाले कैसे थे और सड़कें कैसी थी उस टाइम में। तो उस टाइम में चौड़े चौड़े सड़कें बनाया करते थे। इन नगरों के घर आमतौर पर एक या दो मंजिले होते थे। घर के आंगन में के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। अधिकांश घरों में एक अलग स्नान घर होता था और कुछ घरों में कुएं भी होते थे। कई नगरों में ढके हुए नाले थे। इन्हें सावधानी से सीधी लाइन में बनाया जाता था। जो नाले थे सीधी लाइन में बनाया जाता था। नाली में हल्की ढलान होती थी ताकि उसमें पानी अच्छे से जा सके। ढलान होती थी, अक्सर घरों में पानी आसानी से बह सके। अक्सर घरों में नलियाँ कुछ सड़कों की नलियों से जोड़ दिया जाता था, जो बाद में बड़े नालों में मिल जाती थी। नालों के ढके होने के कारण इनमें जगह जगह पर मोड़ बनाए गए थे, जिनके ज़रिए उनकी देखभाल और सफाई की जा सके। घर, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीकों से एक साथ ही किया जाता था। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये नाले हैं। ठीक तरीके से ये नाले बनाए गए हैं। यहाँ पे घरों में जो छोटे छोटे कुएं पाए जाते थे, ऐसे रहा करते थे। अब यहाँ पे देख लें नगरीय जीवन। हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती होगी। यहाँ पर ऐसे लोग रहते होंगे जो नगर की खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे रहते थे। ये संभवतः यहाँ के शासक थे। यह भी संभव कि ये शासक लोगों में भेजकर दूर दूर से धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीज़ें मंगवाते थे। शायद शासक लोग खूबसूरत मानकों और तथा सोना चांदी से बने आभूषणों जैसी कीमती चीज़ों का अपने पास रखते होंगे।
इन नगरों में लिपिक भी होते थे जो मुहरों पर तो लिखते ही थे और शायद अन्य चीज़ों पर भी लिखते होंगे जो बच नहीं पाई। इसके अलावा नगरों में शिल्प का स्थिर पुरुष भी रहते थे जो अपने घरों का किसी उद्योग स्थान पर तरह तरह की चीज़ें बनाए जाते होंगे। लोग लंबी यात्राएं भी करते थे और वहाँ से उपयोगी वस्तुएं लाते थे। जहाँ ये लोग यात्रा करने जाते थे, जैसे हम लोग अभी यात्रा करते हैं, कहीं भी जाते हैं तो वहाँ का कुछ ऐसा कोई ऑब्जेक्ट मिल जाता है, अच्छा लगता है कोई सामान, तो हम उसे अपने साथ लेकर आते हैं। वैसे उस टाइम के लोग जो थे अपने साथ लाते थे और साथ ही लाते थे सुरूर देशों की किस्से कहानियाँ। मिट्टी से बने कई खिलौनों में भी मिले, जैसे बच्चे खेलते होंगे। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप, ऐसे खिलौने उस टाइम में थे। यहाँ पे हम सोच सकते हैं कि ऐसे खिलौने होंगे और यहाँ पे ये जो है मुहर लगे ऐसे टाइप में मिले थे। अब ऐसा आभूषण भी हुआ करता था उस टाइम में। अब यहाँ पे देख लेते हैं नगर और नए शिल्प। आओ अब कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में अध्ययन करें जो हड़प्पा नगरों से प्राप्त हुई। पुराविदों को जो चीज़ें वहाँ मिली उनमें अधिकतर पत्थर, खास तांबे, खांचे, सोने और चांदी जैसी धातुओं से बनी गई थी। तांबों और खांचे औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे। उस टाइम में जो सोना था उससे बर्तन, गहने, ये सारी चीज़ बनाए जाते थे। यहाँ मिली आकर्षण वस्तुओं में मानक बाट का फलक है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, ऐसे ऐसे आभूषण बनाए मिलते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मूर्त बनाते थे। इन आकारकृत मुहरों पर समांतर जानवरों के चित्र मिलते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक मूछ दाढ़ी वाले एक खिलौना टाइप का है ये। और ऐसे टाइप में ये उस टाइम में बड़े कोई बाबा या कुछ ऐसे होंगे गुरु। असम तो 7,000 साल पहले मेहगढ़ में कपास की खेती होती थी। मोहनजोदड़ो के से कपड़े के टुकड़ों के अवशेष, चांदी के एक फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबों की वस्तुओं से चिपके हुए मिले हैं। पक्की मिट्टी तथा फेयंस से बनी तख्तियाँ सूती कटाई का संकेत देते हैं। कच्चे माल की खोज में कच्चा माल उन पदार्थों को कहा जाता है जो या तो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं या फिर किसान या पशुपालक उनका उत्पादन करते हैं, जैसे लकड़ियाँ या धातुओं के अयस्क प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्चे माल हैं। इनमें फिर कई तरह की चीज़ें बनाई जाती हैं। मिसाल के तौर पर किसानों द्वारा पैदा किए गए कपास को कच्चा माल कहते हैं। जो किसान जो उगाते हैं कपास, उनको हम कच्चा माल कहते हैं, जिससे बाद में कताई बुनाई करके कपड़ा तैयार किया जाता है। हड़प्पा में लोगों को कई चीज़ों वही मिलती थी, लेकिन तांबा, लोहा, चांदी, सोना और बहुमूल्य पत्थरों जैसे पत्थरों का वे दूर दूर से आयात करते थे। हड़प्पा के लोग तांबे या का अयस्क स्वतः
आज के राजस्थान से करते थे। यहाँ तक कि पश्चिम एशियाई देशों ओमान से भी तांबे का आयात किया जाता था। कांसा बनाने के लिए तांबे का के साथ मिलाई जाने वाली धातु टीन का आयात आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। सोने का आयात आधुनिक कर्नाटक और बहुमूल्य पत्थर का आयातन गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। यहाँ पे ये जो खिलौना बना हुआ है, उस टाइम में जैसे इस टाइम के बच्चे खेलते हैं खिलौना, उस टाइम के बच्चे भी क्या ऐसे टाइप में खिलौना खेलते थे? ये सोचने वाली बात है। नगरों में रहने वालों के लिए भोजन। लोग नगरों के अलावा गांव में भी रहते थे। वे अनाज उगाते थे और जानवर पालते थे। किसान और चारवाहे ही शहरों में रहने वाले शासकों, लेखकों और दस्तकारों को खाने के सामान देते थे। पौधों के अवशेषों से पता चलता है कि हड़प्पा के लोग गेहूं, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। उस टाइम में भी जमीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग एक नई बात थी। उस टाइम में हल का प्रयोग एक नई बात थी। हड़प्पा काल के हल तो नहीं बच पाए क्योंकि वे प्रयास लकड़ी से बनाए जाते थे, लेकिन हल के आकार की खिलौने मिले हैं। उस टाइप के खिलौने मिले हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्षेत्र में बारिश कम होती थी, इसलिए सिंचाई के लिए लोगों ने कुछ तरीके अपनाए होंगे। संभवतः पानी का संचय किया जाता होगा और ज़रूरत पड़ने पर उससे फसलों की सिंचाई की जाती होगी। हड़प्पा के लोग गाय, भैंस, भेड़, बकरी आदि पालते थे। बस्तियों के आसपास तालाब और चारागाह होते थे, लेकिन सूखे महलों में मवेशियों के झुंडों का चारा पानी भी तलाश में दूर दूर तक ले जाता था। वे वेवर जैसे फलों को इकट्ठा करते थे, मछलियां पकड़ते थे और हिरण जैसे जानवरों का भी शिकार करते थे। यहाँ पे आप देख लेते हैं गुजरात में हड़प्पकालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण। कच्छ के इलाके में खदीर वेद के किनारे दौला वीरा नगर बसा था। वहाँ साफ पानी मिलता था और जमीन उपजाऊ थी। जहाँ हड़प्पा सभ्यता के कई नगरों 2 भागों में विभक्त किए, वहीं झोलावरी नगरों को 3 भागों में बांटा गया। इसके हर हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवारें बनाई गई थी। इसके अंदर जाने वाले बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे। इस नगर में एक खुली मैदान भी थी जहां सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। यहाँ मिले कुछ अवशेषों में हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थरों पर खुदाई पाया गया। इन आलेखों का संभवतः लकड़ी से जुड़ा गया था। यह एक अनोखा अवशेष क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लेख मुहर जैसी छोटी वस्तुओं पर पाए जाते थे। गुजरात की खंभात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती की एक उपनदी के किनारे बसा लोथल नगर ऐसे स्थान पर बसा था जहां कीमती पत्थर जैसी कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। यहाँ पत्थरों, शंखों, धातुओं से बनी चीजों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। इस नगर में एक भंडार गृह भी था
इस भंडारगृह में कई मोहर और मुद्रण या मुहबंदी गीली मिट्टी पर दबाने से बनी उनकी छाप मिले हैं। ये जो तालाब थे, नदी थी, उनके आसपास कई अच्छे अच्छे पत्थर मिलते थे। यहाँ पर एक इमारत मिली है। यहाँ सम्मतों मन के बनाने का काम होता था। पत्थर के टुकड़े अध बने मन के बनाने वाले उपकरण और तैयार मन के भी यहाँ मिले हैं। यहाँ देख सकते हैं आप मुद्रा मुहर वाला जो सामान रहता था, जो पैक करते थे दूसरे स्थान पर भेजने के लिए, तो उसके वो जो पैक करने के बाद उस पर एक मुहर जैसा मिट्टी, गीला मिट्टी उस पर लगा दिया करते थे। ये डेस्क में वही लिखा हुआ है। अब देख लेते हैं आगे। सभ्यता के अंत का रहस्य। सभ्यता के अंत का रहस्य क्या है? लगभग 39 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिला। अचानक लोगों ने इन नगरों को छोड़ दिया, लेकिन मुहर और बाटों का प्रयोग बंद हो गया। दूर दूर से कच्चे माल का आयात काफी कम हो गया। मोहनजोदड़ो में सड़कों पर कचरे के ढेर बनने लगे। जल निकास प्रणाली नष्ट हो गई और सड़कों पर ही छूनम्मादा घर बनाने जाने लगे। यह सब क्यों हुआ? कुछ पता नहीं। कुछ विद्वानों ने कहा कि नदियां सूख गई थी। अन्य का कहना है कि जंगलों का विनाश हो गया था। इसका कारण यह हो सकता है कि ईंटें पकाने के लिए ईंधन की जरूरत पड़ती थी। इसके अलावा मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों से चारगाह और घास वाले मैदान समाप्त हो गए होंगे। कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई होगी, लेकिन इन कारणों से यह स्पष्ट नहीं हो पाता है कि इस नगर सभी नगरों के अंत कैसे हो गया, क्योंकि बाढ़ और नदियां के सूखने का असर कुछ ही इलाकों में हुआ होगा। ऐसा लगता है कि शासकों का निर्माण समाप्त हो गया। जो भी हुआ, पर्वतों परिवर्तन का असर बिल्कुल साफ दिखाई देता है। आधुनिक पाकिस्तान के सिंध और पंजाब की बस्तियां उजड़ गई थीं। कई लोग पूर्व और दक्षिण के इलाकों में नई और छोटी बस्तियां में जाकर बसे गए थे। उनके लगभग 14 साल बाद एक नए नगरों का विकास हुआ। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे 5 और 8 में। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमारा ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर ये मेरा आज का वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।